हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गणेशाय वर्ल्ड। बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में यूनिट 7 में 5th ए समूह के हाइड्राइड पढ़ेंगे। दोस्तों, ये हाइड्राइड नाम का जो चैप्टर है या टॉपिक समझें तो ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आप जितना इम्पोर्टेंट मतलब जितना ज्यादा इम्पोर्टेंट करें उतना कम रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जाम में आता रहता है और आता ही है। मुझे लग रहा है कि ये 2021 का एग्जाम पेपर होगा फाइनल का, उसमें ये फाइनली आपका आना ही आना रहेगा, तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट कीजिए। अब दोस्तों इसका क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन आता कैसा है। तो दोस्तों इसका जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से बनता है कि 5th ए समूह के सभी हाइड्राइडों के नाम लिखकर इनके गुण बताइए। मतलब दोस्तों आपको हाइड्राइड तो पढ़ना है, साथ में इसके साथ में आपको इसके गुण भी पढ़ना है कि हाइड्राइड के गुण क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो आइए दोस्तों हम इसको अब समझते हैं। तो दोस्तों अब देखो यहाँ पर क्या बोला, हाइड्राइड। अभी तक हमने पढ़ा ऑक्साइड, ऑक्सीजन का यौगिक, हैलाइड, हैलोजन का यौगिक। अब हम पढ़ रहे हैं हाइड्राइड। तो हाइड्राइड दोस्तों क्या होता है, तो दोस्तों जो हाइड्रोजन का यौगिक होता है, जो हाइड्रोजन होता है, उस हाइड्रोजन के जो यौगिक होते हैं उनको आप बोलते हैं क्या, हाइड्राइड। क्या, हाइड्रोजन के यौगिक हाइड्राइड कहलाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों अब यदि कोई भी 5th समूह का तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक है ना, अब एंटीमनी और ये बिस्मिथ है ना, कोई भी 5th ए समूह का तत्व जब हाइड्रोजन से क्रिया करके कोई यौगिक बनाएगा तो वो यौगिक है ना आपका कहलाएगा हाइड्राइड। क्या कहलाएगा, हाइड्राइड। तो सीधी सी बात, नो बकवास, हाइड्रोजन के यौगिक हाइड्राइड, खत्म कहानी। अब आगे समझने वाली है बात यह है दोस्तों, आप हमें ये बताओ, जब ये 5th ए समूह के तत्व हाइड्रोजन से सहयोग करेंगे तो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे। ये चीज आपके दिमाग में बैठनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए। तो आपको पता है दोस्तों, जो हाइड्रोजन है वो पहले वर्ग का तत्व है। कौन से वर्ग का तत्व है, पहले वर्ग का तत्व है। और जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन 15वें वर्ग का तत्व है। ये चीज तो आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि एक के बाद दूसरा वर्ग आएगा है ना, फिर तीसरा वर्ग आएगा, फिर चौथा, पांचवा, छठवा, फिर आके आएगा 15वां, है ना। और आपको ये चीज पता है दोस्तों कि जब आप आवर्त में बाएं से दाएं जाते हो तो ऋण विद्युता का मान बढ़ता है, ऋण विद्युता का मान बढ़ता है। तो आप हमें ये बताइए, जब ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अब यदि हाइड्रोजन से सहयोग कर रहा है तो आप हमें बताओ कि जो नाइट्रोजन है कम ऋण विद्युति के साथ सहयोग कर रहा है कि अधिक ऋण विद्युति के साथ। तो आप बोलोगे सर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तो ऋण विद्युता का मान बढ़ता है। अब ऋण विद्युता का मान बढ़ता है इधर से इधर तक, मतलब ये क्या होगा, कम ऋण विद्युति होगा। तो मतलब दोस्तों जो नाइट्रोजन है वो अधिक ऋण विद्युति और हाइड्रोजन कम ऋण विद्युति। तो जो नाइट्रोजन है वो कम ऋण विद्युति के साथ सहयोग कर रहा है। तो मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दी थी कि नाइट्रोजन जब कम ऋण विद्युतीय अणुओं के साथ सहयोग करता है तो ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। और ये नाइट्रोजन परिवार की ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में केवल -3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में नाइट्रोजन परिवार केवल -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। अब नाइट्रोजन परिवार माइनस करेगा तो हाइड्रोजन का तो आपको पता ही है प्लस करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर करके रखना। अब आइए हम इसको आगे समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी क्या हो जाएगी, इसकी परिभाषा हम दे देंगे, है ना। हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के सहयोग के साथ बने यौगिक हाइड्राइड कहलाते हैं। ठीक है। अब 5th ए समूह के जो तत्व होते हैं दोस्तों वो हाइड्रोजन से सहयोग करते हैं और हाइड्राइड बनाते हैं। और ये जो हाइड्राइड बनाते हैं केवल एक ही प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बोला मैंने, 5th ए समूह के जो तत्व होते हैं वो हाइड्रोजन से सहयोग करके हाइड्राइड बनाते हैं और केवल एक ही प्रकार के हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब वो प्रकार क्या है दोस्तों, उसका मैं सामान्य सूत्र बताता हूं। तो इसका दोस्तों जो सामान्य सूत्र है वो है MH3। MH3। अब M क्या है, तो M है 5th ए समूह का तत्व। ठीक है। चलो अब मैं हाइड्राइड आपको दिखाता हूं कि ये कौन कौन से हाइड्राइड बनाते हैं। तो देखो, ये नाइट्रोजन हुआ, ये फास्फोरस हुआ, ये आर्सेनिक हुआ, ये एंटीमनी हुआ और ये क्या हुआ, बिस्मिथ हो गया। समझ में आपको आया। ठीक है। अब ये सब हाइड्रोजन से सहयोग कर रहा है, मैं हाइड्रोजन से सहयोग यहाँ पर आपको करा रहा हूँ। ठीक है।
अब नाइट्रोजन देखो यहाँ पर इनकी 3 माइनस, इसकी 3 माइनस, इसकी 3 माइनस, क्योंकि ऋणात्मक करेंगे ना जब हाइड्रोजन से सहयोग करेंगे, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन तो धनी आदमी है ना, प्लस करता ही है वो तो, ठीक है। तो अब जब ये इससे क्रिया करेगा तो क्या बना देगा, तो भाई ये बना देगा NH3। क्या बना देगा, NH3। समझ में आपको आ रहा है, ये चीजें आपको पता है कैसे बनता है, ठीक है। अब ये बना देगा NH3, अब ये बना देगा PH3। क्या बना देगा, PH3। अब ये बना देगा, ये क्या बना देगा, ASH3, ठीक है। अब ये क्या बना देगा, तो ये बना देगा SBH3। अब ये क्या बना देगा, तो ये बना देगा BiH3। अब बोलो सर ये तो बना दिए, बट इनके नाम क्या लिखें सर, तो इनके आपको नाम क्या लिखना है दोस्तों, उसको समझ लो। तो दोस्तों जो नाम है, इसका नाम सस्ता सुंदर टिकाऊ नाम बता रहा हूं आपको पहले, नाइट्रोजन हाइड्राइड, फास्फोरस हाइड्राइड, आर्सेनिक हाइड्राइड, एंटीमनी हाइड्राइड, बिस्मिथ हाइड्राइड, सिंपल नाम। अब दोस्तों इसके जो स्टैंडर्ड नाम है उनको समझिए। तो इसका स्टैंडर्ड नाम, इसका दोस्तों आपको पता ही है क्या है, ये अमोनिया होता है। क्या होता है, ये अमोनिया, ठीक है। अब ये क्या होता है, फास्फीन। जो PH3 होता है इसे हम क्या बोलते हैं, फास्फीन बोलते हैं। अब ASH3 को क्या बोलते हैं, तो ASH3 जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आर्सीन। क्या बोलते हैं, आर्सीन, ठीक है। ये स्टैंडर्ड नाम, ओके। अब SBH3 को क्या बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टुइन। क्या बोलते हैं, स्टुइन, ठीक है। अब BH3 क्या बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बिस्मिथीन। क्या बोलते हैं, बिस्मिथीन। तो ये इनके नाम है ना। ये क्या है, जो 5th समूह के जो हाइड्राइड हैं वो ये हाइड्राइड हैं। समझ में आपको आया। अब दोस्तों इसमें आपको एक चीज और बता रहा हूं। तो इसमें दोस्तों ये चीज हमारी ये है कि इसमें जो अमोनिया है, उस अमोनिया को अगर छोड़ दिया जाए, क्या बोल रहा, अब मैं इसकी थोड़ी और प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, इसके गुण बता रहा हूं, ठीक है। तो क्या है, यदि इस अमोनिया को छोड़ दिया जाए तो सभी हाइड्राइड जो होते हैं वो विषैले होते हैं। कैसे होते हैं, विषैले होते हैं। केवल अमोनिया को छोड़ दिया जाए, अमोनिया विषैला नहीं है, बाकी ये सभी हाइड्राइड विषैले हैं। एक बात याद रखना। अब दोस्तों अमोनिया को छोड़ दिया जाए तो ये जो अमोनिया है वो केवल गैस अवस्था में रहता है। जो अमोनिया है, सॉरी दोस्तों एक मिनट, जो अमोनिया है वो केवल द्रव अवस्था में रहता है। अमोनिया किस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। बाकी सभी हाइड्राइड, जितने भी हाइड्राइड हैं वो सभी हाइड्राइड गैस अवस्था में रहते हैं। ये चीज याद रखना। अमोनिया है ना वो द्रव अवस्था में रहता है, बाकी जो शेष हाइड्राइड हैं वो कौन सी अवस्था में रहते हैं, गैस अवस्था में रहते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी, है ना। तो ये दोस्तों मैंने थोड़ी सी इसकी हाइड्राइड के इसके बारे में बताया है। इसके बाद दोस्तों मैं पहले इसकी पूरी थ्योरी दिखाता हूँ, इसके बाद हम इनके गुण को पढ़ेंगे। दोस्तों ये इसकी कुछ थ्योरी है जो मैंने आपको बताया वही है, 1 मिनट में आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन के सहयोग से बने यौगिक हाइड्राइड कहलाते हैं। 5th A समूह के सभी तत्व हाइड्रोजन से सहयोग करके समान प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, जिनका सामान्य सूत्र MH3 होता है, ठीक है। अब देखो इसमें नाइट्रोजन परिवार, इसमें जो नाइट्रोजन परिवार है वो -3 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि जब हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो हाइड्रोजन धनी होगा, तो जो नाइट्रोजन है उस परिवार को तो ऋणी होना ही होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये निम्न है, तो ये हाइड्राइड है दोस्तों, ये हाइड्रोजन का यौगिक हुआ, तो ये भी हाइड्राइड हुआ, ये भी हाइड्राइड हुआ, क्योंकि ये हाइड्रोजन के यौगिक हैं। अब नाम की बात करें तो इसका अमोनिया, फास्फीन, आर्सिन, एस्टुबिन, बिस्मिथीन। अब एक और एक्स्ट्रा नाम आपको चाहिए तो नाइट्रोजन हाइड्राइड, फास्फोरस हाइड्राइड, आर्सेनिक हाइड्राइड, एंटीमनी हाइड्राइड और बिस्मिथ हाइड्राइड, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये दोस्तों इसके हाइड्राइड हुए। अब हम इसके गुणों पर पहुंचते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। तो दोस्तों मैं गुणों को एक एक करके आपको यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। तो पहला दोस्तों इसका जो गुण रहेगा, यहाँ पर मैं आपको इसके जो गुण हैं उसको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला दोस्तों इसका गुण है इसकी प्रकृति। पहला गुण आपका क्या रखेंगे हम, इसकी प्रकृति। तो मैंने दोस्तों अभी आपको एक बात क्लियर कर दी है
क्या मैंने क्या बताया कि आपको अमोनिया को छोड़कर, मैंने अभी बताया जो अमोनिया है, इस अमोनिया को छोड़कर बाकी सभी को देख लिया जाए तो ये सभी कैसे प्रकृति के होते हैं, सभी विषैले होते हैं। केवल जो अमोनिया है वो विषैली प्रकृति का नहीं होता। मैंने आपको अभी क्लियर किया है। तो प्रकृति में आपको क्या लिखना है दोस्तों, आपको अपनी कॉपी में एडजस्ट कर लेना है, अपनी कॉपी में लिखना है। क्या लिखना है, अमोनिया को छोड़कर सभी हाइड्राइड विषैली प्रकृति के होते हैं। ये चीज आपको लिख लेना है, ठीक है। ये आपका पहला गुण हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों दूसरे गुण की बात करें तो दूसरा गुण हमारा रहेगा भौतिक अवस्था। क्या, भौतिक अवस्था, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था और पहले भी मैंने क्लियर किया है भौतिक अवस्था में। तो भौतिक अवस्था में दोस्तों हम क्या बताते हैं, भौतिक अवस्था में उसके ठोस है, द्रव है या गैस है, इन चीजों को हम क्लियर करते हैं। किसमें, भौतिक अवस्था में। तो कभी भी भौतिक अवस्था की बात आए तो आप ठोस, द्रव और गैस को बताइएगा। तो आपको दोस्तों मैं क्लियर कर दे रहा हूं। यदि मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो इसमें केवल जो अमोनिया है, उस अमोनिया की बात करें तो अमोनिया केवल कौन सी अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। बाकी इन हाइड्राइडों की बात करें तो ये जो शेष हाइड्राइड होते हैं ये गैस अवस्था में होते हैं। ये चीज आपको क्लियर रख करके रखनी है। तो अमोनिया केवल द्रव अवस्था में है, बाकी सभी हाइड्राइड कौन सी अवस्था में होंगे, गैस अवस्था में होंगे। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, अमोनिया को छोड़कर, किसको, अमोनिया को छोड़कर शेष सभी हाइड्राइड गैसीय प्रकृति के होते हैं, गैसीय प्रकृति के होते हैं। तो दोस्तों मैं इसकी थ्योरी जो है उस थ्योरी को भी अभी मैं बताऊंगा। पूरी थ्योरी यहाँ पे राइट करूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसकी टेंशन मत लो आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अमोनिया को छोड़कर जो जितने भी हाइड्राइड हैं वो सभी हाइड्राइड कौन सी प्रकृति के होते हैं, गैसीय प्रकृति के होते हैं। ये चीज आपको क्लियर करके रखनी है। अब इसके बाद दोस्तों इसका मैं थर्ड गुण बताता हूं और थर्ड गुण है हमारा गलनांक क्वथनांक। क्या है, गलनांक, गलनांक और क्वथनांक, ठीक है। अब ये गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं तो इनको तो मैं पहले क्लियर करके बता दिया है, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है, ठीक है। और गलनांक क्वथनांक में मैंने दोस्तों एक चीज क्लियर भी की थी कि जो गैस होती है ना, और द्रव होता है और ये क्या होता है, ठोस होता है, ठीक है। तो इन सब में मैंने बताया था कि जो सबसे कम गलनांक क्वथनांक होता है वो किसका होता है, गैस का होता है, और सबसे जो अधिक गलनांक क्वथनांक होता है वो किसका होता है, ठोस का, ठीक है। तो गैस से ज्यादा किसका, द्रव का, और द्रव से ज्यादा किसका होता है, ठोस का होता है। मैंने ये चीज आपको पहले से ही क्लियर करके रख दी है। तो आप यहाँ देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हो कि जो अमोनिया है वो क्या है, द्रव है, और जो बाकी के हाइड्राइड हैं वो क्या है, गैस है। तो अब इसमें बताओ कि गैस से ज्यादा गलनांक क्वथनांक किसका होता है, द्रव का होता है। गैस से ज्यादा गलनांक क्वथनांक किसका होता है, द्रव का होता है, और द्रव से ज्यादा किसका होता है, ठोस का होता है। लेकिन यहाँ पर तो गैस और द्रव दो चीजें ही हैं, तो हमें गैस और द्रव में बताना है। तो गैस और द्रव में सबसे अधिक गलनांक क्वथनांक किसका, द्रव का। तो इसका तो सबसे ज्यादा होगा और इसका क्या होगा, कम होगा। तो देखो जो अमोनिया है उस अमोनिया का जो गलनांक क्वथनांक है वो तो सबसे ज्यादा होगा, बिल्कुल होगा। बाकी इनका जो गलनांक क्वथनांक है वो क्या होगा, कम होगा, वो क्या होगा, कम होगा। तो अब कम तो होगा भाई, अब ये गैस है, कम तो होगा, लेकिन किसी का ज्यादा किसी का कम, मतलब इससे कम तो ये रहेंगे ही रहेंगे, वो कोई बात नहीं है। बाकी इनमें आपस की बात कर रहा हूं, इन आपस में किसी का ज्यादा किसी का कम तो होगा ही होगा। बोलो होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो क्या होगा दोस्तों, अमोनिया का गलनांक क्वथनांक सबसे अधिक होता है एवं शेष हाइड्राइडों का गलनांक क्वथनांक कम होता है। गलनांक क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। किंतु फास्फीन से लेकर, कहां से लेकर, फास्फीन से लेकर बिस्मिथीन तक गलनांक क्वथनांक का मान बढ़ता है। देखो इससे तो ये कम रहता है, बाकी इनके आपस के समझौते की बात कर रहा हूं, इनके आपस की बात कर रहा हूं, ठीक है। इनका कम होगा, बाकी यहां से लेकर यहां तक जो गलनांक क्वथनांक है वो बढ़ेगा। समझ में आपको आ रहा है, ठीक है। इससे तो कम ही रहेगा, ये चीज आपको क्लियर करके रखना है, ठीक है। बाकी मैं इसकी थ्योरी है ना, उस थ्योरी में इसको पूरा पॉइंट को क्लियर कर दूंगा, तो आपको वैसे क्लियर हो गया होगा। अमोनिया का गलनांक क्वथनांक सबसे अधिक होता है एवं शेष हाइड्राइडों का गलनांक क्वथनांक सबसे कम होता है, किंतु
फास्फीन से बिस्मिथीन तक गलनांक क्वथनांक के मान इसमें आपस में बढ़ते हैं। समझ में आपको आया? ठीक है, चलो ये हमारा कौन सा पॉइंट हुआ? थर्ड पॉइंट हुआ, जो हमारा क्या है? गलनांक क्वथनांक। अब इसके बाद दोस्तों मैं अगले पॉइंट पे बात करूंगा। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा गुण है अपचायक गुण, है ना? अपचायक गुण। तो दोस्तों ये गुण है ना थोड़ा सा समझने वाला है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, है ना? तो दोस्तों आपने 11वीं में समझा था कि अपचायक क्या होता है। आपने ऑक्सीकारक और अपचायक ये दो चीजें आपने पढ़ के रखी थी। तो दोस्तों जो अपचायक होता है वो क्या होता है? तो दोस्तों क्या होता है? किसी यौगिक द्वारा, या फिर हम ऐसा कहें H+ दान करने की जो क्षमता होती है, उस H+ दान करने की क्षमता को हम अपचायक कहते हैं। क्या बोला मैंने? H+ दान करने की क्षमता जो होती है किसी अणु के पास, वो उसका अपचायक गुण कहलाता है। ठीक है, H+ दान करने की क्षमता अपचायक और H+ ग्रहण करने की क्षमता ऑक्सीकारक। ये दो चीजें आपको क्लियर करके रखना है। अपचायक मतलब H+ दान करना और ऑक्सीकारक मतलब H+ को ग्रहण करना। ये चीज आपको याद रखना। ठीक है, ये चीज क्लियर है? अब आगे समझो। अब दोस्तों आपने एक चीज समझ के रखी है कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो जो त्रिज्या है उस त्रिज्या का मान क्या होता है? बढ़ता है। बोलो, बढ़ता है। त्रिज्या का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और ऊपर से जब नीचे की ओर जाते हैं तो जो नाभिकीय आवेश होता है, उस नाभिकीय आवेश का जो मान है वो क्या होता है? घटता है। अब ये क्यों घटता है, क्यों बढ़ता है, ये सारी चीजें मैंने क्लियर की हैं। यदि आपको नहीं क्लियर है तो दोस्तों 7th यूनिट की पिछली वीडियो को देखिएगा, आप सब समझ में जाएंगे। और मोस्टली पहली वीडियो जो है उसको देख लीजिएगा, आप सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। अब परमाणु त्रिज्या बढ़ती है तो नाभिकीय आवेश क्या होता है? घटता है। इसका मीन्स इतना सा है दोस्तों कि जब नाभिकीय आवेश का मान जो है ना वो घटता है, तो इस नाभिक का जो आकर्षण है वो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर घट जाएगा। मतलब इनका जो ध्यान है इस नाभिक का इस बाहरी कक्षा पर घट जाएगा। जब किसी पेरेंट्स का अपने बच्चे पे से ध्यान हट जाता है तो जो बच्चा है वो अपने मन की करने लगता है, कुछ सुनता नहीं है, बाहरी हो जाता है। मतलब हम ऐसा कहें कि बाहरी हो जाता है, ये बच्चा बिगड़ जाता है, सीधी सी भाषा में अगर कहें। समझ में आपको आ रहा है? तो मतलब दोस्तों इस नाभिक का जब आकर्षण कम होगा तो इस पर जो दबाव है वो आकर्षण है वो क्या हो जाएगा? जब कम हो जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आराम से बाहर निकल सकता है। बोलो, निकल सकता है कि नहीं? बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक है, तो अब ये चीज आपको भी क्लियर हो गई होगी। तो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर नाभिकीय आवेश में कमी होती है, जिससे दोस्तों क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो दान करने की क्षमता होती है वह इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि आकर्षण तो नाभिक का कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता क्या होगी? फिर बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन जल्दी से बाहर निकल जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता बढ़ेगी तो उस स्थिति में जो H+ है उस H+ को दान करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। क्लियर हो रहा है? क्या बोल रहा हूं मैं? देखो, अपचायक H+ दान करने की क्षमता होती है और वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ये H+ दान करने की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि नाभिक का आवेश घटता है। समझ में आपको आया? अब H+ दान करने की क्षमता बढ़ती है तो क्या ऊपर से नीचे की ओर जाने पर अपचायक गुण नहीं बढ़ेगा? बोलो, नहीं बढ़ेगा क्या? बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। ऊपर से नीचे की ओर जाओगे तो अपचायक गुण का मान बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर H+ दान करने की क्षमता बढ़ रही है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो ये अपचायक गुण हो गया। अब दोस्तों इसमें मैं एक पॉइंट आपको और क्लियर कर रहा हूं। जो अपचायक गुण होता है वही अम्लीय गुण होता है। क्या होता है? वही अम्लीय गुण होता है। ध्यान रखना, जो अपचायक गुण होता है उसी को हम बोलते हैं अम्लीय गुण। अम्लीय गुण में भी क्या होता है? H+ का दान किया जाता है।
H प्लस का दान किया जाता है। तो जब अपचायक गुण नीचे की ओर बढ़ रहा है तो जो अम्लीय गुण है वो अम्लीय गुण भी नीचे की ओर बढ़ेगा। क्यों? अब अम्लीय गुण क्या होता है? तो H प्लस दान करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या बोलते हैं? अम्लीय गुण। समझ में आपको आया? ठीक है। अब इसके बाद इसका जो अपोजिट है दोस्तों, उसका अपोजिट समझो। तो इसका दोस्तों जो अपोजिट है वो है ऑक्सीकारक गुण। क्या? ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण। और इसका अपोजिट क्या है? क्या है? क्षारीय गुण। क्या है? क्षारीय गुण। क्षारीय गुण। ठीक है। अब H प्लस दान करने वाला अपचायक और H प्लस ग्रहण करने वाला ऑक्सीकारक। अब लेकिन ये दोनों तो समान है, तो ये दोनों आपस में समान नहीं होंगे। जब ये दोनों आपस में समान है तो क्या फिर ये दोनों आपस में समान नहीं होंगे? बोलो, होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। जब ये दोनों समान है तो ये दोनों भी समान होंगे। अब अपचायक गुण और अम्लीय गुण नीचे की ओर बढ़ता है तो ऑक्सीकारक और क्षारीय गुण नीचे की ओर जाने पर क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। तो मैंने दोस्तों यहां से आपके कितने पॉइंट क्लियर किए? देखो, 1 से मैंने 3 पॉइंट आपके एक्स्ट्रा क्लियर कर दिए, आपको याद रखना है। ठीक है। तो अपचायक गुण ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेगा, अम्लीय गुण ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेगा, ऑक्सीकारक गुण ऊपर से नीचे की ओर घटेगा और क्षारीय गुण ऊपर से नीचे की ओर घटेगा। ये पॉइंट क्लियर है दोस्तों। इसके बाद हम आगे पहुंचते हैं और एक पॉइंट और रह गया है, हम उस पॉइंट को समझ लेते हैं। दोस्तों अब हमारा जो अगला गुण है वो लास्ट गुण है संरचना एवं बंद कोण। तो इसको समझिए। तो दोस्तों आपको एक चीज 11th में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि संकरण कैसे निकालते हैं। तो संकरण निकालना दोस्तों आपको आता होगा, अगर नहीं आता तो 1 सेकंड में मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों जैसे हमें इसका संकरण निकालना है तो दोस्तों संकरण निकालने के लिए हमें अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। जैसे नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन 15वें परिवार का है तो अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हाइड्रोजन पहले परिवार का है तो इसके अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर है कितने? 3 हाइड्रोजन है तो अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिर कितनी हुई? 3 हुई। नाइट्रोजन 15वें परिवार का है, 10 हटा दो, बचे कितने? 5, मतलब इसके अंतिम कोश में कितने होते हैं? 5। अब हाइड्रोजन पहले परिवार का है तो इसके अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन 3 हाइड्रोजन है तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 3 हुए। तो 5 और 3 कितना हो गया? 8 हो गया। अब दोस्तों मैंने 11th में आपको क्लियर किया है ये चीजें, बाकी अभी 12th में है तो चलो इसमें बता रहा हूं। अब दोस्तों एक बात याद रखना है, यदि ये कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 या 8 से कम आती है, 8 या 8 से कम आती है तो आप संकरण 2 से भाग लगाकर निकालोगे। किससे भाग लगाकर निकालोगे? 2 से भाग लगाकर निकालोगे। यदि यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से अधिक है तो आप 8 से भाग लगाओगे। किससे लगाओगे भाग? 8 से भाग लगाओगे। ठीक है। अब 8 है और 8 से कम है तो किससे? 2 से। तो 2 से भाग लगाया तो 2 चौके 8, कितना आ गया? 4 आ गया। अब 4 संकरण देखो आपको कितने होते हैं? sp स्क्वायर, sp क्यूब, sp3d है ना, sp3d स्क्वायर, ये संकरण होते हैं। अब दोस्तों ये 4 आया है, कितना आया है? 4। तो 4 गिनिए आप कितने किसमें है? तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। तो मतलब इसमें जो संकरण है दोस्तों वो कौन सा संकरण है? sp3। अब यहाँ 3 आता तो 2 और 1 3, 2 आता तो आपका ये होता। समझ में आपको आया? तो इन सभी में दोस्तों sp3 संकरण होता है। कौन सा संकरण होता है? sp3 संकरण होता है। एनी प्रॉब्लम? जब ये sp3 संकरण में होगा तो इसकी दोस्तों जो संरचना है वो संरचना होती है चतुष्फलकीय। कौन सी संरचना होती है? चतुष्फलकीय। sp संकरण की जो संरचना होती है वो कौन सी होती है? चतुष्फलकीय। और जो बंद कोण होता है वो बंद कोण कितने का होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का ये बंद कोण होता है। समझ में आपको आया क्या बोल रहा हूं मैं? दोस्तों 5th समूह के सभी हाइड्राइड, अब समझना है बात को, 5th समूह के जो सभी हाइड्राइड हैं वो sp3 संकरण में होते हैं, जिससे इनकी जो संरचना है वो चतुष्फलकीय और बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। समझ में आपको आया?
ठीक है। किंतु, अब किंतु क्या है दोस्तों, तो किंतु आप समझो, किंतु जो इस परिवार का जो तत्व होते हैं इनके पास एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। अब ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है, तो दोस्तों जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है ऐसा युग्म होता है जो बंध निर्माण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। बंध निर्माण की प्रक्रिया में जो भाग नहीं लेता उसे हम क्या बोलते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। आप समझिए जैसे NH3, अब आपको पता है नाइट्रोजन के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 5 में से 3 इसके साथ हाइड्रोजन जुड़े, 1 2 3, 1 2 3, ये हाइड्रोजन जुड़े। अब 5 में से 3 तो जुड़ गए, अब बचे कितने, तो बचे कितने, 2। बचे कितने, तो 2। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों ये किसी भी बंध निर्माण में भाग नहीं ले रहा है, मतलब ये दोस्तों एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो मतलब दोस्तों हमारा कहने का मतलब ये है कि इस परिवार के पास एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। क्या होता है, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसकी जो संरचना चतुष्फलकीय होती है वो संरचना चतुष्फलकीय से विकृत हो जाती है, मतलब परिवर्तित हो जाती है, और वो संरचना फिर कैसी हो जाती है, पिरामिडीय हो जाती है। कैसी हो जाती है, एक पिरामिड के आकार की हो जाती है, और जो बंध कोण है वो 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाता है। इस चीज को याद रखना। तो सुनो आप एक बार फिर से पॉइंट, है ना। फिफ्थ समूह के सभी हाइड्राइड sp3 संकरण में होते हैं, जिससे इसकी संरचना चतुष्फलकीय और बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। किंतु इनके केंद्रीय परमाणु के पास एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जिसके कारण इनकी संरचना विकृत होकर पिरामिडीय हो जाती है और बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाता है। इसकी थ्योरी मैं यहाँ पर दूंगा, आप उसको लिख लेना। दोस्तों ये 3 हाइड्राइडों के थ्योरी है, प्रकृति, भौतिक अवस्था, गलनांक, क्वथनांक। जो मैंने समझाया है दोस्तों वही है। इसके बाद दोस्तों 3 भौतिक जो हाइड्राइडों के गुण हैं उनकी थ्योरी भी इसके बाद में यहाँ पर राइट कर ले रहा हूँ, आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में राइट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम जो बाकी के हाइड्राइडों के गुण हैं उनको भी देख लेते हैं। अगला गुण दोस्तों हमारा है अपचायक गुण, ठीक है। तो अपचायक गुण को मैंने पूरा समझा दिया है, यहाँ पर केवल उसकी थ्योरी दी है, ठीक है। तो फिफ्थ समूह के सभी हाइड्राइडों का जो अपचायक गुण होता है ऊपर से नीचे की ओर, या फिर हम कहें कि NH3 से BiH3 की ओर बढ़ता है। अब ये क्यों बढ़ता है ये सब चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, ठीक है। तो ये आपका NH3 से BiH3 की ओर क्या है, अपचायक गुण का बढ़ता क्रम। अब ठीक है, अपचायक गुण का जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है क्षारीय गुण, है ना। तो क्षारीय गुण है ना, NH3 से BiH3 की ओर क्या होगा, घटेगा। तो ये घटता क्रम है ना। ये चीजें मैंने सब क्लियर कर दी हैं आपको, ठीक है। चलो अब अगले गुण पे। अब दोस्तों एक काम और करना, आप इससे जो अपचायक गुण है उससे ऑक्सीकारक गुण भी आप एडजस्ट कर लेना, और जो क्षारीय गुण है उससे आप अम्लीय गुण को भी एडजस्ट कर लेना, जो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, और हमारा जो लास्ट गुण है वो है हमारा संरचना एवं बंध कोण, मतलब हाइड्राइडों की संरचना एवं बंध कोण की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो समझ लो आप इसको, है ना। फिफ्थ समूह के सभी हाइड्राइड को जो केंद्रीय परमाणु में sp3 संकरण होता है, ठीक है। जो केंद्रीय परमाणु होता है, केंद्रीय परमाणु से मतलब जैसे ये NH3 है, इस NH3 में जो H है वो N से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो N है वो केंद्रीय परमाणु है, ठीक है। तो ये कौन से संकरण में होता है, sp3 संकरण में होता है। अब sp3 संकरण में होता है तो संरचना कैसी होगी, चतुष्फल की होगी, और बंध कोण कितने का होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। अब दोस्तों 109 डिग्री 28 मिनट को मैं लिखना बता रहा हूँ, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, देखो 101 मिनट, चलो इसको हटा दे रहा हूँ, 109 डिग्री, ठीक है। अब 28 मिनट लिखना है,
तो 28 मिनट में एक आप ये डंडा लगा देना, ठीक है, इस टाइप का। तो 109 डिग्री 28 मिनट, है ना। अब ये यहाँ पर थ्योरी में ऐसा लिखा नहीं रहा था, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। चलो, है ना। तो होता है, किंतु इसके केंद्रीय परमाणु के पास एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है ना। मतलब इसके पास क्या होता है, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, जो संरचना को क्या कर देता है, जो इसकी जो चतुष्फल की संरचना है इसको क्या कर देता है, विकृत कर देता है, मतलब परिवर्तित कर देता है। और इसकी जो संरचना है वो कैसी हो जाती है, पिरामिडीय, है ना। और जो बंद कोण है वो 109 डिग्री 28 मिनट से क्या हो जाता है, घट जाता है। और यह मान NH3 से BiH3 की ओर हमेशा घटता जाता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब ये पिरामिडीय क्या होती है चीज, तो उसको आप समझ लो दोस्तों। क्या है, देखो अब इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, इसको मैं समझा रहा हूँ पिरामिडीय क्या होती है, ठीक है। तो ये घटता क्रम, ये पूरा सब समझ गए हैं पॉइंट। अब पिरामिड का मतलब बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। चलो 1 सेकंड में आप समझ जाओगे। अब यहाँ समझना, ठीक है। अब देखो, आपको पता है ये दोस्तों त्रिभुज दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है। अब देखो ये एक ही तरफ त्रिभुज दिख रहा है, समझ में आपको आ रहा है, एक ही तरफ त्रिभुज दिख रहा है। अब यदि दोस्तों इसी प्रकार का त्रिभुज इस तरफ और दिखने लगे, जो क्या बोल रहा हूं मैं, इसी प्रकार का त्रिभुज इस टाइप से इस तरफ और दिखने लगे, तो अब हम देखो दोनों तरफ त्रिभुज को देख रहे हैं, तो तब दोस्तों दोनों तरफ एक ही प्रकार की आकृति दिखती है, समान आकृति दिखती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे चतुष्फल की आकृति है ना। अब चतुष्फल की आकृति दोनों तरफ समान दिखे और एक ठोस, मतलब एक त्रिविमीय आकृति, ऐसा हम कह सकते हैं कि जो त्रिविमीय आकृति होती है वो एक पिरामिडीय आकृति होती है। ये आप क्लियर करके रख लेना, ठीक है। चलो, तो दोस्तों ये हमारे सभी हाइड्राइड और उनके गुण हो गए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों अब इसके बाद अगली वीडियो में दोस्तों हम फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए दोस्तों हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर करें, है ना। दोस्तों अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।